मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है कि कोई एक राज्य में सामान्य से विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा है मानो देश में लोकसभा चुनाव हो रहे। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान किया जा रहा है। कल दूसरे चरण का मतदान होगा। 27 तारीख को 30 सीटों पर मत का इजहार किया गया था। अब कल 1 तारीख को 30 और सीटों पर होगा। कुल मिलाकर 294 सीटें हैं, लेकिन कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तमाम न्यूज चैनल्स। 8 चरण में मतदान हो रहा है। पिछली दफा 2019 के लोकसभा चुनाव भी 7 चरण में हुए थे। 30-30 सीटों पर भी पूरे दिन की कवरेज हो रही है। कल भी नंदीग्राम में, क्योंकि चुनाव है, तो सुबह 6 बजे से सारे न्यूज चैनल्स शाम को 9-10 बजे तक पश्चिम बंगाल की ही बातें करेंगे। तो एक राज्य में, न जाने कितने राज्य हैं इस देश में, 28 कुल मिलाकर राज्य हैं, वहां पर चुनावों पर इतनी तवज्जो, तरजीह, इतना सूक्ष्म विश्लेषण कभी नहीं किया गया है। तो बंगाल में ऐसा खास क्या हो रहा है? एक तरफ बीजेपी है। पिछली दफा 2016 में बीजेपी के खाते में 294 में से महज 3 सीटें आई थी, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है 200 सीटों का। और बीजेपी के तमाम दिग्गज रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, और वहां पर जो उनका संगठनात्मक अमला है वो तो लगातार काम कर ही रहा है। जय श्री राम के नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। मां काली और दुर्गा की जमीन पर भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, विकास वहां पर लाने की बात हो रही है। और टीएमसी का बहुत बड़ा काडर, बड़े उनके दिग्गज नेता भी अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं। उधर ममता बनर्जी एक जख्मी शेरनी की भूमिका में है। बाकायदा वो व्हील चेयर पर चुनावी प्रचार प्रसार कर रही हैं। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी 2 मई के बाद क्या व्हील चेयर पर ही व्हील चेयर रिडन रह जाएंगी, सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगी? 10 साल से वो सत्ता पर काबिज हैं, या वो बीजेपी को व्हील चेयर पर डाल देंगी? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। पर जब ताल ठोकती है बीजेपी, और जबरदस्त ताल ठोकी है, ताल पहले भी ठोकी गई। हरियाणा में 75 पार 40 सीटें आई, 35 कम दावे से। झारखंड में 65 पार 25 सीटें आई, 40 कम दावे से। दिल्ली में भी सरकार बनाने की बात थी, लेकिन सीटें आई महज 8। तो यहां क्या सिर्फ पोस्चरिंग हो रही है, या दरअसल परिवर्तन साफ देखा जा सकता है? क्या बैकफुट पर भी हैं ममता बनर्जी? और इसी वजह से जय श्री राम का नारा बुलंद किया जाता है तो वो चंडी पूजा करने लगती हैं, चंडी पाठ करने लगती हैं, और अब तो अपना गोत्र भी बताने लगी। पहले गोत्र पूछने पर वो कहती थी मां माटी मानुष, और अब वो अपना गोत्र भी बता रही है कि मैं शांडिल्य हूं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो अपना नैरेटिव किया है, हिंदुत्व, जो यूएसपी है बीजेपी की, गाहे बगाहे बाकी राजनीतिक दलों को भी उसी राह पर चलना पड़ रहा है क्या? हमने हनुमान चालीसा, मेरे साथ ही एक कार्यक्रम किया था अरविंद केजरीवाल ने, बाकायदा हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाया था। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। राहुल गांधी भी गुजरात में चुनाव हो या फिर कर्नाटक में चुनाव हो, मंदिर मंदिर वो गए थे और जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, ये बात भी बताई थी। अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी वो क्या कहते हैं कि मेरे जैसे लोगों का क्या होगा?
मैं ना तो शांडिल्य हूं, ना जनेऊधारी हूं, ना किसी खास भगवान का भक्त हूं, ना ही चालीसा या कोई और पाठ करता हूं। हर पार्टी जीतने के लिए हिंदू कार्ड खेल रही है, अनैतिक और अपमानजनक। यह असफल होगा। लेकिन हिंदू मुसलमान का कार्ड भी खेला जा रहा है, या यह विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है। और यह चुनाव आने वाले वक्त की राजनीति भी तय करेगा क्या? ममता बनर्जी एक बार फिर तीसरी बार सत्ता पर हैट्रिक लगाती हैं, तो क्या वो विपक्ष का चेहरा बन जाएंगी? अभी तक केंद्रीय राजनीति में अगर हम देखें तो मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन? विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं दिखता है। मोदी का करिश्माई नेतृत्व बाजी मार जाता है लोकसभा चुनाव में। तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या ममता बनर्जी खड़ी हो सकती है? ममता बनर्जी उसकी तैयारी भी कर रही हैं क्या? यह एक चिट्ठी है जो ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, शरद पवार, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को लिखी है कि देखिए, जो संघीय ढांचा है उसे तार तार कर रही है बीजेपी। दिल्ली में एनसीटी बिल वो पास करा दिया जोर जबरदस्ती से। गवर्नर, राज्यपाल के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई, ईडी छोड़ दी जाती है। तो क्या इन मुद्दों को उठाकर ममता बनर्जी खुद की पोस्चरिंग भी कर रही हैं, अपनी भूमिका देख रही हैं केंद्रीय राजनीति में? उनके ही बड़े नेता हैं सौगत रॉय। मैं पश्चिम बंगाल में था, मैंने उनसे यह सवाल पूछा था कि क्या केंद्रीय राजनीति में भी आ सकती हैं ममता बनर्जी? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव महज क्या विधानसभा चुनाव नहीं रह गए हैं? इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले दोनों तरफ से ताल क्या ठोकी जा रही है उसकी एक वानगी देखिए। मैं आज यहाँ बांकुड़ा में बोलकर जाता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों की भूमि है। मैं आपको कहकर जाता हूँ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। গণতন্ত্রের যে যন্ত্রণা স্বৈরাচারীদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পাবলিককে, কমন পাবলিককে তাদের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের অনেক বেশি। অশুভ শক্তি যেন পরাজিত হয়, অশুভ শক্তির যেন বিনাশ হয়। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल तय करेगा देश की राजनीति। आगे की राजनीति क्या होगी? क्या पश्चिम बंगाल 2 मई को यह तय करने वाला है? और ममता जीती तो क्या विपक्ष का चेहरा बनेंगी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, टीएमसी की प्रवक्ता जूही बिस्वास मेरे साथ हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनके एक और बड़े चेहरा और जाने माने वकील भी हैं वारिस पठान, और 2 वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, और नीरजा चौधरी। न जाने कितने चुनाव देखे हैं, परखे हैं, विश्लेषण किया है नीरजा चौधरी ने। तो नीरजा, जो ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है, मतलब 8 चरण में चुनाव, पूरे देश की निगाहें, लगातार 24 घंटे की कवरेज, आपने अपने असीम तजुर्बे में कभी एक विधानसभा चुनाव पर इस तरह की कवरेज देखी है? देखिए, आप ये सही कह रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, हर इलेक्शन एक ऐसा लगता है कि आखिरी लड़ाई है जिसमें सब चीज झोंक दी जाती है। हमने उत्तर प्रदेश का देखा और जगह का देखा है, लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल में जो हम देख रहे हैं वो हमने पिछले 6 सालों में भी नहीं देखा। इतनी घमासान लड़ाई, और जिसकी शुरुआत 3 साल पहले से कर दी गई थी, जिसकी तैयारी 3 साल पहले से हो गई थी और चलती रही है। और जैसे कि सब कुछ इस चीज पे निर्भर करता है, भाजपा का सब कुछ निर्भर करता है, नरेंद्र मोदी का सब कुछ निर्भर करता है, अमित शाह का सब कुछ करता है, और ममता बनर्जी का तो सब कुछ करता ही है,
क्योंकि उनके लिए तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी लड़ाई है, और हमने उन्हें कई लड़ाइयां देखी हैं करते हुए। आपको याद है जिस तरह से वो कांग्रेस में से निकली थी और कैसे उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को असली कांग्रेस का स्वरूप दे दिया। आज कांग्रेस की स्थिति कुछ नहीं है, आज तृणमूल कांग्रेस की जगह लेके खड़ी है। किस तरह से 34 साल जहां राज किया था वामपंथी दलों ने, उनको उखाड़ फेंका था, लेकिन और 10 साल से वो राज कर रहे हैं। लेकिन आज की लड़ाई सबसे अहम लड़ाई है, और सवाल है क्यों? मुझे वही उसका जवाब क्या है, क्यों ये ऐसी बड़ी लड़ाई क्यों हो गई? एक विधानसभा का ही तो चुनाव है, सब कुछ झोंक दिया है। हैव दे बिटन मोर देन दे कैन चू। एक अंग्रेजी का वो है ना कि इतना क्या मुंह में निवाला ले लिया है कि उसको चबा नहीं पाएगी बीजेपी, या चबा लिया तो पूरी राजनीति बदल जाएगी आने वाले वक्त की। नीरजा, आपसे सवाल था। अच्छा, मेरे से 3 कारण हैं। मुझे लगता है बंगाल तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है, 42 सीटें देता है लोकसभा को, और भाजपा की निगाहें 2024 पे तो हैं, फिर से वापस आना और बिल्कुल बहुत और भी मजबूती से आना, और वो जो उनका एजेंडा है, आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, उसको पूरा करना। तो एक वो चीज है। बंगाल गेटवे टू द ईस्ट माना जाता है, तो पूरे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कब्जा करना वो भी उनकी रणनीति का नॉर्थ ईस्ट तो कर लिया ना कब्जा, असम किया, फिर त्रिपुरा भी उनके हाथ आ गया, मिलीजुली सरकारें चल रही है, अरुणाचल नागालैंड में भी, और उड़ीसा भी है, वहां बाकी स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट की। लेकिन तीसरा कारण मैं सबसे महत्वपूर्ण कारण मानती हूँ, और वो है कारण है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आज ऑपोजिशन की सबसे स्ट्रॉन्ग लड़ाकू लीडर उभर के आए हैं जहां तक बीजेपी का सवाल है। बीजेपी को टेक ऑन करने में आज सबसे बड़ा वो चेहरा ममता बनर्जी है, जो कि जमीन से जुड़ी हुई है, मास लीडर है, और एक बहुत ही फ्रंटल अटैक उन्होंने भाजपा के ऊपर किया हुआ है। तो अगर वो ममता बनर्जी को हरा देते हैं, पछाड़ देते हैं उन्हीं के गढ़ में, तो ऑपोजिशन को और भी डिमोरलाइज कर देंगे, और जो उनका एम है, उनका गोल है वन पार्टी डोमिनेंट इंडिया, उसकी तरफ वो और अग्रसर हो जाएंगे। अगर ममता बनर्जी खड़ी रहती हैं इतने बड़े अटैक के बावजूद, तो एक नई जान फूंक सकता है ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में भी। तो ये सारा चुनाव 2021 का ममता बनर्जी के आसपास घूमने लगा है। ये भी अजीबोगरीब बिल्कुल, ममता बनर्जी क्या चेहरा बनेगी, मैंने ये सवाल भी इसीलिए पूछा है। और आशुतोष, अभी हम फ्लैश कर रहे थे ब्रेकिंग न्यूज में, प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कल के बारे में, नंदीग्राम में कल वोट डाले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कल इतिहास बदलने वाला है। तो मतलब नंदीग्राम में भी जितनी ताकत झोंक दी गई है कि नंदीग्राम, चाहे ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल हार जाओ, नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराना सबसे जरूरी हो गया है। वहां पर मिथुन चक्रवर्ती भी, अमित शाह भी, तमाम लोग, शुभेंदु अधिकारी तो कर ही रहे हैं प्रचार, क्योंकि वो उम्मीदवार हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, पर नंदीग्राम पर भी पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने। देखिए संदीप, महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जमीन पे नहीं लड़ती, बल्कि बहुत वो माइंड गेम में भी बहुत आगे है। एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में कहा जाता था कि वो माइंड गेम बहुत अच्छा खेलती है, मेंटल डिसइंटीग्रेशन करती है, और अपोजिशन को जो सामने खिलाड़ी होते हैं उनको वो मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, वो उनकी रणनीति का एक हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में मीडिया के माध्यम से उस साइकोलॉजिकल वॉर को बहुत सक्सेसफुली करती है, और उस साइकोलॉजिकल वॉर में आज की स्थिति यह हो गई कि ममता बनर्जी को पिछले 4-5 दिनों में नंदीग्राम में जाके बैठना पड़ रहा है और वहां कैंपेनिंग करनी पड़ रही है। यह सच्चाई, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की इस बात को लेकर तारीफ करनी चाहिए, जो मैंने बहुत पहले अपनी किताब में लिखा था कि नरेंद्र मोदी हर लड़ाई एक ग्लैडिएटर की तरीके से लड़ते हैं। वो इस तरीके से लड़ते हैं जैसे ये उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है, अगर हार गए तो खत्म हो जाएंगे, और यही उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण भी है, और इसी बात को उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी में लगा दिया। पर विधानसभा चुनावों के अतीत पर नजर डालें, मैंने थोड़ा सा इशारा भी किया था, झारखंड में 65 पार मिली, 25, हरियाणा में 75 पार मिली, 40 बमुश्किल जेजेपी के साथ सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार बनाने का दावा, मिली 8 सीटें, 62 के साथ अरविंद केजरीवाल जीत गए। विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है बीजेपी की। देखिए संदीप, जो बात आप कह रहे हैं वो
मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैंने गोवा से लेकर अभी तक बिहार तक के चुनाव का आकलन किया है और कम से कम 13 राज्य ऐसे हैं गोवा के बाद से जहां पे भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा के चुनाव में जितने वोट पाती है, विधानसभा के चुनाव में 8% से लेकर 24% तक वोट वो लूज कर जाती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम 8% वोट वो लूज करती है और मैक्सिमम 24% वोट लूज करती है। झारखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट के चुनाव के विधानसभा के चुनाव में 24% का गैप आया था और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार गई थी। दिल्ली के चुनाव में जहां पे भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट के चुनाव 2019 में 57% वोट मिले थे, वहां विधानसभा के चुनाव में सिर्फ 39% उसको वोट मिला, 18% वोट की कमी आई। तो यह भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वो एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। आपको याद होगा कि 2013 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि लोगों को इस बारे में यकीन नहीं था कि एक नई पार्टी, बिल्कुल नई पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है, वो चुनाव जीत सकती है और 29 सीटें मिली थी। लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी पर लोगों को भरोसा आया और उसने भारतीय जनता पार्टी जैसे स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज को 67 सीटें लेकर बुरी तरीके से परास्त किया था। बीजेपी दरअसल उसी गेम को बंगाल में खेलना चाहती है और बीजेपी क्योंकि पिछली बार 2016 के चुनाव में उनको सिर्फ 3 सीटें मिली थी, सिर्फ 3 विधानसभा की सीटें मिली थी, 10% वोट मिला था। लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में 30% वोटों का इजाफा होता है और अगर वो इस गेम में कामयाब हो गई, अगर उसने कन्विंस कर दिया पश्चिम बंगाल के लोगों को कि वो जीत सकती, ममता बनर्जी को हरा सकती है, तो यह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर वो कन्विंस नहीं कर पाई तो ममता बनर्जी के लिए बहुत आसानी। इसलिए जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो चल रहा है कि ममता को नंदीग्राम में पकड़ लो और पूरे मीडिया में प्रोजेक्शन कर दो कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही, ये उस गेम का हिस्सा है। अगर ममता इस जाल में फंस गई तो यकीन मान लीजिए ममता के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। तो बड़ा जुआ खेल रहे हैं महेश वर्मा आपकी पार्टी पश्चिम बंगाल में। नहीं, हम कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं, हम वहाँ जनता के साथ खड़े हैं। जनता बना ममता का जो वहाँ माहौल है उसके साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वहाँ अपनी लड़ाई लड़ रही है। निश्चित रूप से अगर हम लोकसभा के चुनाव में 41% वोट लेने में सफल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको सामने रख के हम चुनाव तो लड़ेंगे ही। आशुतोष जी अपना एनालिसिस कर लिए वो अलग बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वहाँ जो है अभी तक पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है नारों पे बात पे, कभी साम्यवाद पे, कभी समाजवाद पे, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे चलती रही और उसको चलाया गया। और इस राज्य को एक तरह से जो हमारे देश में एक जीडीपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था उसको बर्बाद कर दिया गया। अब रही बात कि आज की डेट में भाजपा, तो आप भी तो जय श्री राम के नारे ही बुलंद कर रहे हो, राष्ट्रवाद जहां सब नेशनलिज्म एक बड़ी धारा है, वहां आप राष्ट्रवाद और जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा अगर लेना या बुलवाना या बोलना और उससे जो है एक उस जज्बे को कहीं बल मिलता हो, उससे संबल मिलता हो जो कहीं भय, भूख और भ्रष्टाचार को खत्म करता हो, इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि उस चीज को खत्म करने के लिए अगर एक नारा भगवान श्री राम का अगर नारा जो है उसको कहीं ना कहीं जनता को जागरूक कर रहा है, उस अभियान को तेज कर रहा है, तो उसकी कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं, ये एनआरसी को लेकर असम में कुछ और आपकी वाणी है, पश्चिम बंगाल में वाणी कुछ और है, अंतर्राष्ट्रीय भूमि से भी, बांग्लादेश से भी चुनाव प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री काली मंदिर जाते हैं, मटवा मंदिर जाते हैं, वहां से भी प्रचार हो रहा है ना। तो मतलब काफी कुछ स्टेक्स आपने हाई कर दिए हैं। आप ये सोचिए ना कि आज की डेट में ये किन लोगों के तरफ से ये बौखलाहट आ रही है सामने, ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रतिक्रिया है, ये जिस तरह की एक भय है, ये अभी से जिस तरह से जो चुनाव फेजेस में हो रहे हैं उनको लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है, या फिर कहें कि अगर प्रधानमंत्री बांग्लादेश में किसी मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं उसको लेकर, अरे आप अगर काम किए नहीं, संयोग नहीं है ना, वो भी सोच समझकर वो दौरा किया गया था और निगाहें बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पर थी, ये तो मान ही लीजिए। नहीं, हम इसको क्यों माने? अच्छा। आप इस तरह से उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि वहाँ एक विजय पर्व था, उसमें बुलाया गया था बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा, उनका न्योता था, उसमें गए प्रधानमंत्री, अपने व्यस्ततम चुनाव चल रहा है उसमें भी जाकर वहाँ भारतीय थल सेना की भी उन्होंने प्रशंसा करी है। हाँ। ये नहीं है मुजीबुर रहमान जी का बंग बंधु, उनकी भी प्रशंसा करी है, तो वो बात बिगड़ है। लेकिन संदीप भाई
एक मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि एक प्रयोग बीजेपी का सफल रहा, जो आशुतोष जी जैसे सीजन और अच्छे पत्रकार को थोड़ा सा उसके ऊपर विश्लेषण और विचार करना चाहिए। अब वो दौर नहीं रहा कि आप 70 साल की राजनीति को आज की स्टेज में जो जनता के मानसिकता को समझ के बात करनी चाहिए, वो है विकासवाद। अब सारे बात जो है ना पीछे छूट गए। अब विकास की बात जो करेगा, जो विश्वास की बात करेगा, जो सबके साथ जो टीएमसी आप कहते हैं विकास नहीं कर पाई, टीएमसी के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता तो आपने अपने यहां बुला लिए। जिन लोगों ने विकास नहीं किया, जो आप कहते हैं टीएमसी भ्रष्टाचारी टोलाबाजी करती है ये पार्टी, उनके तमाम बड़े नेता आपने यहां बुला लिए, उनको गंगा नहला दिया, वो पवित्र हो गए और रेजिड्यू रह गया टीएमसी में। आप अगर ये बात कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे या नहीं, आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूं, आप कहते हैं कि टोलाबाजी करती है ये पार्टी। हम जो है हमारा जो था शुरू से ये स्टैंड था कि जिस तरह से जनता को इस तरह से लूटा जा रहा है, जिस तरह से हत्या हो रही है यहाँ पे निर्दोष लोगों की, जिस तरह से तो शुभेंदु अधिकारी उसमें शामिल नहीं थे, अपनाया जा रहा है, जिस तरह से तुष्टीकरण हो रहा है, उससे आज ही जाके अगर कोई आदमी पार्टी छोड़ के हमारे पास आता है तो हम उसको क्या राजनीतिक पार्टी के नाते ये कह दें कि नहीं जी हमारे पास आपका कोई स्थान नहीं। हाँ, वो वही तो कह रहा हूँ, गंगा नहा जाते हैं लोग। नारदा शारदा होता रहे, मुकुल रॉय को पहले ले आए थे, अब पूरी जमात ले आए। क्या हमने मुकुल राय को पार्टी में शामिल करने के बाद उनके ऊपर अगर कोई आरोप है, एलिगेशन है, उनके ऊपर कानूनी नहीं, आपकी पार्टी में आते ही सारे ईडी सीबीआई वगैरह सब शांत हो जाते हैं, नहीं होते? शांत नहीं। आप ये बात तो आपकी, मुझे लगता है कि इस देश में अगर कोई कानूनी कार्रवाई शुरू होती है तो उसमें सबसे बड़ा अगर दखलंदाजी होता है तो न्यायालय का होता है, ये सबको मालूम है। ठीक है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। अब एक सेकंड, जूही विश्वास, अब ये इतना हाई स्टेक गेम हो गया है, इतना बड़ा खेल हो गया है, ये खेला होबे जो कह रहे हैं, खेला होबे से ऊपर चला गया, ऊपर इतना चला गया कि जो हिजाब पहना करती थी ममता बनर्जी अब चंडी पाठ करने लगी हैं, बताने लगी हैं मेरा गोत्र शांडिल्य है। बीजेपी की यूएसपी को भी कोऑप्ट करने की कोशिश है आपकी। पहले ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी अगर हिजाब पहनते हैं, कलमा पाठ करते हैं, तो चंडी पाठ भी बहुत अच्छे से कर सकती है। दुर्गा पूजा में, बंगाल में जो सबसे बड़ा उत्सव है दुर्गा पूजा में, सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा का अगर कोई इनाग्रेशन करते हैं, 3 से 4 दिन इनाग्रेशन प्रोग्राम जो होता है, तो उनका नाम है ममता बनर्जी। सबसे ज्यादा अगर बोलते हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अगर इमामों को भत्ता मिलता है तो यहाँ पर जो पुजारी है उनको भी भत्ता मिलते हैं। तो ये जो तुष्टीकरण की जो बात बीजेपी करती है और हिंदू गेम एक कार्ड जो खेलते हैं, तो आज ये इनका कोई कॉपीराइट आपको भी खेलना पड़ गया ना, यही तो एक हकीकत है। बीजेपी ने अपने एजेंडा पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया बाकी पार्टियों को। बीजेपी का हिंदुइज्म कोई कॉपीराइट नहीं है। हिंदुत्व तो सभी का धर्म है, देश में जो जिनका धर्म है वो अपना धर्म पालन करेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कोई में लिखा नहीं है कि गोत्र नहीं बोल सकती है, कहीं पे वो पूजा पाठ नहीं कर सकती है, चंडी पाठ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जो भी दीदी ने किया है, ये निर्वाचन जो चुनाव है, चुनाव की जो रैली है, उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी परिस्थिति बंगाल में बने हैं, तो उसी को परिस्थिति को देखते हुए दीदी ने किया है। तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई अपने गोत्र बोलती है तो इसमें गलत क्यों बोला जा रहा है? अगर वो अपनी गोत्र बताती है तो इसमें गलती कुछ नहीं है। कोई भी अपना धर्म पालन कर सकती है देश में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखते ही वो अपनी काम कर रही है। तो इसमें तो हमको नहीं लग रहा कि गलत काम दीदी ने किया है। व्हील चेयर पर प्रचार कर रही हैं, व्हील चेयर पर तो नहीं रह जाएंगी 2 मई को ममता बनर्जी। देखिए, अगर किसी को चोट लगता है, कोई महिला के ऊपर चोट लगती है, तो उनको ऊपर संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन बीजेपी उसको मुद्दा बना रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार व्हील चेयर में कर रही है। नहीं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी बना रही है, कांग्रेस भी बना रही है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ये राजनीतिक पाखंड है। जो भी बोलना चाह रहे हैं उन लोगों को आगे पहले सोच के बताना चाहिए कि एक महिला मुख्यमंत्री, देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को चोट लगी है। अगर अपने आप देखिए, टीएमसी को स्टार कैंपेनर कौन है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद है। वो अपने आप को पैर टूरा के तो कैंपेनिंग बंद नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है उनको चोट लगी है। बट शी इज अ फाइटर, वो फाइटर है, वो चैलेंजर है, हमेशा से उनको चैलेंज ली है। तो हमेशा हमको भी लगता है नहीं, सब पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग
सरकार के इशारे पर काम कर रहा है जी। डीजीपी को क्यों हटा दिया गया, इसलिए मुझे चोट लग गई। गवर्नर तो सरकार के माउथपीस बने हुए हैं, ईडी सीबीआई के छापे। केंद्रीय राजनीति में भूमिका चाहती हैं क्या ममता बनर्जी, जो ये एक जामा ओढ़ रही है? ये तो ड्रामा है, क्या असलियत है पूरा देशवासी को पता है। आपने देखा है इलेक्शन से पहले ईडी और सीबीआई से क्या उन्होंने छापा मरवाया है, सबके घर घर में जाके, टीएमसी के लीडर्स के घर घर में जाकर उन्होंने छापा मरवाया है। तो कोई नया बात नहीं है। और आप देख रहे हैं वहाँ पर जो दीदी को चोट लगी थी, पहले दिन उन्होंने बताया कि धक्का धुक्की में हमको चोट लग गई, 4-5 दिन धक्का धुक्की की। तो नेक्स्ट दिन उन्होंने बोला दिस इज एक्सीडेंट, और ये एक्सीडेंट था। तो दीदी ये जो चुनाव प्रचार करी है, हमको लग रहा है केंद्रीय राजनीति पर निगाहें हैं क्या ममता बनर्जी की? जूही विश्वास, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था। क्यों नहीं केंद्रीय राजनीति पहले से ही बहुत सक्रिय थी, रेल मंत्री रह चुकी है भारत सरकार की, वो पार्लियामेंट मेंबर रह चुकी है। तो केंद्रीय राजनीति में क्यों नहीं निगाह रहेंगे? क्यों नहीं? ये केंद्रीय राजनीति में ये विपक्ष का चेहरा बनेंगी क्या? सुप्रिया, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन वारिस पठान, ये बीजेपी ने जो एक हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया है, गाहे बगाहे सभी को उसी की राह पर चलना पड़ रहा है। मैंने राहुल गांधी का जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल, अब ममता बनर्जी भी अपना बताने लगी कि मेरा गोत्र शांडिल्य है। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं खंडन करता हूं ममता दीदी के इस बयान का, जहां उन्होंने कहा कि मेरा गोत्र शांडिल्य है। ये तो गलत है। ये सेक्युलरिज्म और प्लुरलिज्म को खतरा पैदा करता है हमारे देश का। ये एक अपर कास्ट का अपीसमेंट कर रहे हैं, ये मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पर ही 27% मुसलमान लोग हैं, 22% हमारे दलित भाई बहन लोग हैं, जिनका कोई वर्णा नहीं है, कोई गोत्रा नहीं है। तो उनका क्या होगा बताइए आप मेरे को। तो ये चुनाव के अंदर ऐसा लग रहा है संदीप जी, ये चुनावी मजबूरी हो गई है क्या सब राजनीतिक दलों की? और टीएमसी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा हिंदू कौन। हाँ, ये मजबूरी हो गई है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको। हाँ। ये एक रेस चल रही है ये साबित करने के लिए कि बड़ा हिंदू कौन। मोदी जी बोलते मैं हूं, तो ममता दीदी ने अपना गोत्रा शांडिल्य बताया, तो कहीं राहुल गांधी अपने आप को जनेधारू बता रहे हैं। ये सब एक सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, अपीसमेंट के लिए मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास वजह है। संदीप भाई, मैं आपको ये वजह बता रहा हूं। जब लोग इनसे सवाल कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो इनके पास जवाब नहीं है। लोग बीजेपी से पूछ रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस का भाव इतना बढ़ रहा है, कब कम होगा, उनके पास जवाब नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं भाजपा के साथ कि आपने कहा था 15 लाख रुपया आ जाएगा, नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को आप रोजगार प्रोवाइड करने वाले थे, वो ये प्रोवाइड नहीं कर सक रहे। आज अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो चुकी है, उनका इनके पास जवाब नहीं है। और टीएमसी का तो आपने देख लिया कि अगर आपको इसी तरह की अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना है अपर कास्ट की, ब्राह्मण्स की, तो आप फिर मुसलमानों के पास क्यों जाती है वोट मांगने के लिए ममता दीदी? और आपका तो मेरे पास पूरा बायोडाटा है, आज भी 80% जो मुसलमान वेस्ट बंगाल में है उसका पगार 5,000 रुपए के कम है। तो क्या आपने किया इतने सालों के अंदर? आप अपने आप को कहां पाते हैं? आप बीजेपी को भी गरिया रहे हैं, ममता पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिहार में जैसा असदुद्दीन ओवैसी जितने सक्रिय थे, उतने सक्रिय अभी पश्चिम बंगाल में नहीं दिख रहे हैं। कोई खास वजह है या आपको बता दिया गया है आपके लोगों द्वारा कि 2023 के पंचायती चुनाव में थोड़ा दखल देना और फिर लोकसभा चुनाव लड़ना, ऐसा तो नहीं बोल दिया वहां पर? नहीं संदीप जी, नहीं संदीप जी, आपकी बात सही नहीं है। अभी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट 3 दिन पहले मुर्शिदाबाद में थे, एक सभा को उन्होंने संबोधित किया, काफी लोगों का प्यार मिला। नहीं, बिहार में हेलीकॉप्टर लेकर लगातार जो उड़ रहे थे वैसे नहीं उड़ रहे आजकल पश्चिम बंगाल में। आपके सामने आएगा। देखिए हर तरफ क्या हो रहा है संदीप भाई। नहीं, हम लोग उड़ेंगे, बहुत अच्छी रीत से उड़ रहे हैं संदीप भाई। हर तरफ ये हो रहा था कि कल तक बीजेपी थी एक तरफ टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां थी। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। आज एक एमआईएम इस तरह से उभर रही है लोगों के सामने, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, या पश्चिम बंगाल की आप बात देख लो, तो ये एक लोगों के सामने विकल्प की तरह आ रहे हैं। लोगों के पास एक ऑप्शन है, कल तक जो ऑप्शन नहीं था, हम एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और चुनाव लड़ना चाहिए। यही ऑप्शन की लड़ाई है। अब सुप्रिया श्रीनेट स्क्रीन पर। सुप्रिया, ये जो इतनी जबरदस्त जंग, जो संग्राम चला हुआ है पश्चिम बंगाल में
क्या ये आने वाली राजनीति, देश की जो राजनीति है उसकी दशा दिशा तय करेगा? क्या इसीलिए इतनी ताकत, इतनी जोर आजमाइश हो रही है? मुझे लगता है कि मैं दो चार बातें जरूर कहना चाहती हूँ इस चुनाव के बारे में। मुझे लगता है कि बंगाल का जो चुनाव है और जिस तरह का नैरेटिव वहां बिल्डअप हुआ है, इतना स्तरहीन, इतना तर्कहीन, इतना मुद्दा विहीन चुनाव कभी नहीं लड़ा गया है। भाजपा ने तो शर्म की हर हद पार कर दी है। भाजपा ने वहां भगवान राम और देवी दुर्गा को भी लड़ा दिया। आज ममता दीदी को यह कहना पड़ रहा है अगर ज्यादा काम किया होता तो शायद मुद्दों की बातें होती आज बंगाल में। बंगाल में दुर्गा देवी की अस्तित्व को ही पूछ लिया गया। बंगाल में बीजेपी के कुछ लीडर्स पर बड़े गहरे आक्षेप, जिसमें यौन शोषण का मामला और टिकट पर पैसे लेकर देने का मामला है, उस पर अभी तक हमने बीजेपी की चुप्पी टूटते हुए नहीं देखी है। बंगाल में हर घर को एक सरकारी नौकरी मिलेगी भाजपा शासन द्वारा, कोट एंड कोट, लेकिन पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। 7 साल से सत्ता में ये लोग हैं। बंगाल में सीएए लागू होगा, असम में उस पर सुई पटक सन्नाटा रहेगा, तमिलनाडु पर नकार दिया जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, अपने मैनिफेस्टो तक में नहीं डाला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राम राज्य की बात करते हैं वो एक लाइन भूल जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। वहां पर कोई दुखी नहीं होना चाहिए, कोई परेशान नहीं होना चाहिए। आपने तो लोगों को मंदी से मार डाला, अब महंगाई से कमर तोड़ रहे हैं, तो आप कौन से राम राज्य की बात करते हैं? आप तो हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं, देवी के उपासक को और भगवान राम के भक्तों को लड़ा रहे हैं। ये असल में ढोंगी हिंदू हैं, ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इनको धर्म की तो आप किस तरफ हैं? आप कहां खड़े हैं बंगाल की इस लड़ाई में? अगर सुई की नोक बराबर बीजेपी के साथ तो नहीं है, टीएमसी के साथ है क्या सुप्रिया आप? बिल्कुल भी नहीं, हम किसी के साथ नहीं है। मुझे लगता है हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जॉब्स पर बात कर रहे हैं, जिस पर बात हो ही नहीं रही है। आज गोत्र पर बात हो रही है। मोदी जी तो इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर जाते हैं और वहां से बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बंगाल में जिस तरह से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का दुरुपयोग हो रहा है वो बाकी किसी प्रांत में आज तक हुआ है? बंगाल में भाजपा ने ऐसा कोई चीज नहीं है जो छोड़ी हो। बंगाल में कोविड जबरदस्त तरीके से फैल रहा है। मैं शो में आने से पहले देख रही थी 190 क्या होगा कोविड महामारी की, ये सेकेंड वेव का किसी को चिंता नहीं है। सब लोग चुनावी दौरा कर रहे हैं, सरकार के सारे मंत्री, किसी को चिंता नहीं है। सब लोग चुनावी दौरा कर रहे हैं, सरकार के सारे मंत्री, सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। अच्छा, इसीलिए राहुल गांधी पश्चिम बंगाल नहीं जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, भाजपा, पर पश्चिम बंगाल नहीं जा रहे राहुल गांधी। सारी कमान अधीर रंजन चौधरी संभाल रहे हैं और बाकी आपके पास बैसाखी है सीपीएम की। ये भ्रांति भी मैं दूर कर दूं, नहीं, ये भ्रांति भी मैं आपकी दूर कर दूं। हमारी जो सीटें, जो 90 सीटें 92 सीटें हमें मिली है, वो लास्ट 3 फेजेस में 27, 28, 29 के आसपास है। इसलिए हमारे नेता वहां पर बाद में जाएंगे। जो पहले फेजेस के चुनाव है, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो और असम हो, जहां पर फेज वाइज इलेक्शन हो रहा है और जल्दी के चुनाव है, वहां पर अभी वो जा रहे हैं। वो बंगाल में जाएंगे क्योंकि हमारे जो चुनाव है वो लास्ट के फ्यू फेज। पर विपक्ष की कमान संभालने की पहल कर दी है क्या ममता बनर्जी ने? जो सोनिया गांधी, शरद पवार, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, जगनमोहन रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला, सबको वो जो चिट्ठी लिख रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की कमान संभालने की भूमिका में आ गई हैं क्या ममता बनर्जी? देखिए, ये बात तो राहुल गांधी सतत कह रहे हैं कि लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। भाजपा जो है वो एक पार्टी के शासन की ओर जबरदस्त तरीके से अग्रसर है। भाजपा हर विरोधी को, लोकतांत्रिक मूल्यों को रखने वाले लोगों को दबाना। लेकिन सच तो यह है कि पूरे विपक्ष को समझना जरूरी है कि एक बहुत ही गंदी सियासी नफरत की आंधी घेरी जा रही है देश में, जिसको रोकना पड़ेगा और हम सबको साथ आके उसको रोकना पड़ेगा। तो वो चेहरा क्या ममता बनर्जी हैं? पैसे का वो चेहरा क्या ममता बनर्जी हैं? महाराष्ट्र में आवाजें उठने लगी, जी शरद पवार को दे दो यूपीए की कमान। दरअसल 2 मई के बाद क्या वो चेहरा बन जाएंगी अगर जीतती हैं ममता? सुप्रिया श्रीनेट, देखिए, ऐसा है कि मैं पूरे सर्वसम्मान और पूरी रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी से एक बात कहना चाहती हूं कि कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय पार्टी है,
ये सब लोग एक एक प्रांत के लोग हैं, अपने प्रांतों में ये जरूर मजबूत है, लेकिन कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी ही सूत्रधार बनती है और इसीलिए यूपीए के सूत्रधार जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, हम आशा करते हैं कि वेस्ट बंगाल के लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में अपना वोट डाल पाएंगे। जिस तरह की नफरत की बातें, जिस तरह की ध्रुवीकरण की बातें, जिस तरह की सत्ता हथियाने की बातें चल रही हैं, ऐसी शक्तियों को पराजित करेगा बंगाल, ये मेरा मानना है, क्योंकि बंगाल से ही देश में रेनेसां की शुरुआत हुई थी और इस बार तो बदलाव होगा क्या केंद्रीय राजनीति में? नीरजा, यहां पर सुप्रिया कह रही है कि नहीं, राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस है, तो विपक्ष की धुरी तो हमेशा कांग्रेस रहेगी, लेकिन खेल कुछ और बता रहा है क्या? ये जो खेला होबे बंगाल में वो कुछ और इशारे कर रहा है क्या? देखिए, ममता ने इशारा तो किया ही है, ये जिक्र भी किया है पिछले सप्ताहों में कि आज बंगाल और कल दिल्ली की तरफ वो देख सकती हैं। और ये भी हमें मालूम है कि कई रीजनल लीडर्स ने उनको सपोर्ट भी किया है, हालांकि उनका वजूद कुछ नहीं है ज्यादा बंगाल में, लेकिन एक साइकोलॉजिकल समर्थन हुआ है। शरद पवार की तरफ से हुआ है, आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है, अखिलेश यादव हैं, आरजेडी है। तो एक जैसे इकट्ठा होने की प्रक्रिया की शुरुआत बंगाल में साइकोलॉजिकल लेवल पे ये देखी जा रही है। अब क्या ममता बनर्जी, अगर मान लो वो जीत जाती हैं, क्या ममता बनर्जी वो ऑपोजिशन यूनिटी का चेहरा बन सकती हैं? मुझे लगता है ये जल्दबाजी होगी। एक बहुत मजबूत प्रतीक तो बन सकती हैं कि हम लड़ाई जीत सकते हैं। वो जो एक स्फूर्ति आ सकती है पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन की, वो तो एक लगता है हो सकता है एक नई। और जो मुद्दे भी हैं आशुतोष, जो मुद्दे भी हैं, देखिए यहां पर ये किसान आंदोलन 126वां दिन हो गया है, किसान भी वोट की चोट करने पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल में किसानी का मुद्दा है, सीए एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है, जो संस्थाओं पर कब्जा करने पर बहुत से लोग चिंतित हैं। ये तमाम मुद्दे भी क्या काफी कुछ प्ले आउट करेंगे? 2 तारीख के नतीजों पर इन मुद्दों पर पब्लिक डिस्कोर्स क्या शेप लेता है, क्या वो भी तय होगा 1 महीने बाद? देखिए संदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए 2 मई को पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और अगर अच्छे खासे बहुमत के साथ जीतती है, तो एक मिथ तो इस देश के अंदर टूट जाएगा। वो मिथ ये होगा कि जो सरकार काम करती है वो सरकार जीतती है। तब सिर्फ एक बात होगी कि आप कितना इलेक्शन को कम्युनलाइज कर सकते हैं। अगर आप उसको हिंदू मुसलमान के मसले पर अगर आप बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो एक पार्टी जो सिर्फ 3 सीट लेकर आई थी 2016 में, वो उस कैंपेन के थ्रू वो आपको सरकार में ला सकती है। नहीं, उनकी मेहनत क्यों नहीं कहेंगे? बीजेपी, हाँ, व्यवहारिक राजनीति 24/7 इलेक्शन मशीन है बीजेपी। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम विकासवाद की बात करते हैं। क्या ममता बनर्जी के साथ जिस भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग वहां पे शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग इनके नेता असम में कर रहे हैं, औरंगजेब शासन की वापसी हो जाएगी, बाबर के शासन की वापसी, क्या यह विकासवाद है? इसको ही विकासवाद कहते हैं? क्विक रिस्पॉन्स 30 सेकंड्स में महेश वर्मा। नहीं, मैं आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं, एक तरह से भारतीय मतदाता और भारतीय लोकतंत्र का ये अपमान है कि अगर भाजपा वहां जीत जाती है तो एक प्रकार से जो है वहां किसी तरह से वो चीज खत्म हो जाएगी जो ये लोग एक छदम राष्ट्रवाद, छदम धर्मनिरपेक्ष, छदम विकासवाद की जो ये बात करते हैं, और वो कहीं अगर हारती है और रियल ट्रू विकासवाद अगर सामने आता है, जनता की परेशानी, दुश्वारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार वहाँ किसको नहीं दिखाई दे रहा है? आज जनता जो है वो क्यों ममता के खिलाफत पे उतारू है? ठीक है जूही विश्वास। और अगर ममता हार जाती है तो आई मी माई सेल्फ वाली बीमारी के चलते हार होगी कि पूरा का पार्टी ही टीएमसी इज ममता, ममता इज टीएमसी? कुछ खेल ऐसा हो गया, इसीलिए बहुत से लोगों ने आपका साथ छोड़ा। जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि बीजेपी जो शाम दंडभेद की जो राजनीति चालू की है नरेंद्र मोदी आने के बाद से, जो भी तरीके से अपनाना है, उनको जीतना है, कोई भी प्रदेश हो, ये बंगाल का जनता इनको साफ साफ नकारेंगे। हमको लग रहा है कि बंगाल की जनता समझदार है, वो अपना चुनाव में जरूर अपना मतदान करने तो 2 तारीख का, 2 मई का सभी को इंतजार रहेगा। जबरदस्त चुनाव हो रहा है, उत्साह भी बहुत है, विश्लेषण और ओवर एनालिसिस भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन भारतीय राजनीति एक करवट तो लेगी इस चुनाव के जो भी नतीजे हों, ये तय है। नमस्कार।
सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर Kajaria, India's #1 tile company. एशियन पेंट्स ट्रैक्टर्स पार्क इकोनॉमी एमल्जन। पिछले साल इस समय हम सामान्य जीवन जी रहे थे और फिर कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगी को बदल दिया और फिर आया लॉकडाउन। सड़क, दुकान, खेल का मैदान सब बंद हो गया। सब कुछ बंद था, लेकिन स्कूल में अटेंडेंस भी लगी, ऑफिस का काम भी हुआ, नए नए पकवान बने और त्योहार भी अपनों के साथ कुछ ज्यादा यादगार